तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th आर्ट्स छात्रों के लिए, यानी जो छात्र 12th आर्ट्स से हैं, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम इस वर्ष देंगे, उन छात्रों के लिए क्रैश कोर्स हमारा प्रारंभ हो चुका है। क्रैश कोर्स का फ़ी मात्र 1000 रुपये है, जिसमें आपको गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी कराया जाएगा। गैस क्वेश्चन में MVVI VVI प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सिर्फ MVVI प्रश्न कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 70% नंबर आना ही आना है, और यदि आप साथ में VVI कर लेते हैं तो आपको 85% तक नंबर आपको चले आएगा। गैस क्वेश्चन में मुख्य तौर पे 3 टाइप का क्वेश्चन है, MVVI VVI और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करें और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। 1000 में आपको सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा मात्र 1000 रुपये में। आज हम गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 का प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं और इसे मैं समझाऊंगा। लेकिन 1 से लेकर के 6 प्रश्न में कौन सा प्रश्न MVVI है, कौन सा प्रश्न VVI है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कौन MVVI है, कौन VVI है, कौन इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी मैंने बहुत से एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और सारा का सारा PDF फाइल आपको क्रैश कोर्स में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा निकल करके आता है, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरा तत्व को मैंने यूं तो रेगुलर कोर्स में भी समझाया था, लेकिन मैं आप सभी को आज मैं समझा रहा हूं कि देखिए, ये हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर, या यूं कहें कि एक ऐसा पदार्थ जो क्या हो, जो पृथ्वी के गर्भ में हो या चट्टानों के नीचे हो, समुद्र के अंदर ये नीचे हो, आसान भाषा में कहें जिसे जो सामग्री प्राचीन हो, कैसा हो तो प्राचीन हो। ठीक है, तो उस सामग्री का अध्ययन ही हम लोग अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, मैंने देखिए आप सभी को बताया था कि पृथ्वी के जो गर्भ में जो है जितना भी सामग्री है, ठीक है, अब जैसे ये मान के चलिए मेरा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के गर्भ यानी धरती के नीचे जैसे मेरा सिक्का हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है, खिलौना हो गया, इन सभी वस्तु को मैंने कहा था कि इन सभी वस्तु को हम लोग पूरा वस्तु कहेंगे। और इस पूरा वस्तु को जो जांच करेगा वह जांच करने वाला कौन कहलाएगा, तो पूरा तद्विद कहलाएगा। अब जो पूरा तद्विद जांच करके जो बताएगा, यानी जो विश्लेषण करेगा, जो आपको वर्णन किया, उन्हीं को हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पूरा तत्व हम उसे कहेंगे जो देखिए जो प्राचीन मानव था। ठीक है, प्राचीन मानव जो प्राचीन वस्तुओं का जो उपयोग करते थे, उन प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो गर्भ में किसका सामान हो, ये किसका वस्तु हो सकता है, तो प्राचीन मानव का हो सकता है। तो ऑटोमेटिक यह वस्तु भी क्या है ना बन जाएगा, तो प्राचीन वस्तु बन जाएगा। ठीक है, ये वस्तु आपको पृथ्वी के गर्भ में दिखाई पड़ेगा, समुद्र के अंदर दिखाई पड़ेगा, किसी चट्टान में दबा हुआ दिखाई पड़ेगा, गुफाओं में मिलेगा। तो इन सभी वस्तुओं को पूरा वस्तु कहेंगे या पुरातात्विक वस्तु कहेंगे। इसको जो अध्ययन करेगा, जो जांचेगा, यानी कोई लड़का ही कोई व्यक्ति ही जांचेगा ना, ये व्यक्ति कहलाएगा पूरा तद्विद। जैसे देखिए डॉक्टर होता है, डॉक्टर जांच करता है तो क्या कहलाता है, डॉक्टर कहलाता है, यानी रोगी को जांच करता है। उसी प्रकार पूरा तद्विद पुरानी वस्तुओं को जांच करता है। जांचने के बाद वो जो भी उल्लेख करेगा वही उल्लेख करना ही पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो आपको उत्तर में यही लिखना है, आपको काफी अच्छे से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा तो देखिए कुछ आपको भिन्न आंसर मिलेगा, यहाँ हम कुछ और लिखाएंगे और पेड कोर्स वाले को कुछ अलग आंसर देंगे, ताकि उसका जो नंबर है काफ़ी अच्छा आपको चले आए। ठीक है ना, तो इसलिए आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 1000 रुपये है, 1000 में सभी विषय का तैयारी आपको कराया जाएगा। आंख मूंद करके आप ज्वाइन आप कर लीजिए, क्योंकि यह जो हमारा जो कोर्स है वो 2019 से ही ऑनलाइन चल रहा है। 19 में, 20 में, 21 गया, अब तो मेरा 22, यानी कि 4 साल मोटा मोटी समझिए कि मेरा हो रहा है, जबकि ऑफलाइन तो कई वर्षों से हम लोग चला रहे हैं। ठीक है,
अब जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको कार्बन 14 विधि के बारे में बतलाया था। मैंने आसान भाषा में कहा था कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक है, यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के गर्भ में, मान के चलिए पृथ्वी के गर्भ मैंने खुदाई किया, खुदाई करने के बाद मुझे जो भी जीवित प्राणी मिला, जीवित प्राणी क्या हो सकता है, कोई भी, जैसे मानव हो सकता है, मानव का कंकाल, कुत्ता का कंकाल हो गया, कुत्ता भी तो मेरा जीव है। ठीक है, कुत्ता का मान के चलिए कंकाल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई पेड़ पौधा का सिल्ली हो गया, तो ये सब जीवित है कि नहीं है, जीव जंतु भी जीवित है, मानव भी जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित है। तो ये जो जीवित जो प्राणी है, ठीक है, जिसका जो अवशेष मिला है, चाहे कंकाल के रूप में मिले या पेड़ पौधा है उनका सिल्ली के रूप में मिले, तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जीवित व्यक्ति है ये कितना वर्ष पुराना। मेरे मन में तो प्रश्न है ना आएगा ना कि ये जीवित प्राणी, जैसे ये कुत्ता का कंकाल, ये आदमी का कंकाल कितना वर्ष पुराना है। जैसे कोई मम्मी मिलेगी आप, ठीक है, मम्मी, अब मम्मी मिलने के बाद मेरे मन में तो प्रश्न आएगा कि मम्मी कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो अब ये कितना वर्ष पुराना है, इसका अध्ययन करने का एक तरीका होता है, एक विधि होता है। इसी विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसी विधि के कारण, यानी कार्बन 14 विधि के ही कारण हमें यह पता चल पाता है कि ये जो कंकाल है, यह कंकाल कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो जांच होता है, जांच कैसे आपको हो पाता है। देखिए आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि जांच कैसे हो पाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये मान के चलिए मेरा पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी हो गया। अब मान के चलो कि जब हम जीवित है तो ये मेरा पेड़ हो गया, ये हम हो गए। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ये मेरे साथ एक डॉगी हो गया। ठीक है, हम डॉगी घूम रहे हैं, ये डॉगी होगी हालात बनाने। तो जब हम जीवित हैं, हम तीनों जीवित है, पेड़ भी जीवित, हम भी जीवित, ये भी जीवित, तो सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा, हम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम लोगों पर पड़ेगा। और ये जो हम जो गोलाकार घेरे हैं, ये मेरा हो गया क्या, वायुमंडल हो गया। ठीक है, ये मेरा वायुमंडल हो गया। ये मेरा, हम रेड पेन से कर देते, ये मेरा हो गया सूर्य। ठीक है, एक मिनट, सूर्य, हाँ ये मेरा हो गया सूर्य। और सूर्य का प्रकाश देखिए पड़ रहा है। ठीक है, प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा, यानी कि बुलू को, देखिए बुलू के अंदर हम लोग घुसे कि नहीं घुसे। अब जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जब आपको प्रवेश करता है, तो ये वायुमंडल के साथ टकराता है, टकराने के साथ एक अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के कारण जो है, देखिए सूर्य के प्रकाश में आपको नाइट्रोजन रहता है, यानी N। ठीक है, नाइट्रोजन जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल के साथ विभिन्न प्रतिक्रिया करके ये नाइट्रोजन दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में। एक टूटता है C, यानी कार्बन में टूट जाता है। ठीक है, और कार्बन का C मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन दो भागों में टूट जाता है। एक हो जाएगा कार्बन 12 में टूटेगा, एक हो जाएगा कार्बन 14। ठीक है, यानी C दो भागों में टूटेगा, कार्बन 12 में, कार्बन 14 में। और जब तक हम लोग जीवित हैं तो कार्बन 12 कार्बन 14 क्या होगा, दोनों समान अवस्था में, इस दोनों समान अवस्था में आपको पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु होने के बाद हम क्या हो जाएंगे, हम जो है दफन न हो जाएंगे। मान के चलो कि लो हम दफन हो गए, हम मर गए, दफन हो गए। अब देखिए दफन जब हो गए तो क्या हम पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे कंकाल के ऊपर नहीं पड़ेगा कई लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक या 100 वर्षों तक, तब क्या होगा, यानी कि जब कोई जीवित प्राणी, ठीक है, जब मर जाता है, धरती के अंदर गड़ जाता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण जो कार्बन जो 12 होता है वो तो स्थिर होता है, यानी वो घटता नहीं है। जबकि जो कार्बन 14 होता है यह दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो जाता है। और ये कार्बन 14 जितना घटेगा इसका आयु क्या होगा, उतना बढ़ेगा। ठीक है, यानी कार्बन 14 जितना घटेगा इसका आयु उतना बढ़ेगा। इस प्रकार जो है कार्बन 14 विधि के माध्यम से तिथि का निर्धारण आपको किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस विधि की खोज, मैंने खोज के बारे में नहीं बताया था, इस विधि का जो खोज हुआ तो वो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, ठीक है, रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। कब है की गई थी, तो 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है, किंतु मृत्यु यानी विनाश, ठीक है, किंतु मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मैंने कहा ना यहाँ पर स्थिर रहता है, ठीक है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। मतलब क्षय का मतलब क्या, घटना शुरू हो जाता है, निरंतर क्षय होने लगता है। अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम हो गई, ठीक है, वह उतना ही प्राचीनतम माना जाएगा, यानी कि वह उतना ही क्या माना जाएगा, तो पुराना माना जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम आप सभी को 2 प्रश्न अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 का 6, ऐसा नहीं है। हम 1 से 6 के बीच में 14 प्रश्न रखे, देखिए 14, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन MBBI है, कौन BBI है। बहुत बच्चे होशियार बनते हैं कि सर ये तो लिखा दिए हैं, हम तो पूरे लिख लेंगे। ऐसा बात नहीं है, हम तो पूरा इसमें प्रश्नें धर दिए हैं, पूरा सिलेबसें धर दी हैं, लेकिन सब में चिन्हित कर दिए हैं कि बाबू कौन सा MBBI है, कौन सा BBI। तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ठीक है, तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। देखो एकदम प्रश्न खुल रहा है कि नहीं खुला है, कितना है, बहुत सारा है, 14, ये 15 प्रश्न मैं आपको दिए। इस 15 में 1 से 6 में कौन MBBI प्रश्न है, कौन BBI है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब 1 से 6 के बीच हम कितना MBBI करेंगे, बहुत करेंगे तो 1 करेंगे, BBI करेंगे तो बहुत करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, इसलिए आप अवश्य रूप से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ही लीजिए, आपके हित के लिए। 1000 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 12 का जो नंबर है बुढ़ारी तक रहेगा, याद कर लीजिए, आपका सब चीज बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, चेहरा में झुर्री पड़ जाएगा, वो बदल जाएगा, लेकिन 12 का नंबर नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आता है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारणों का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, मैंने देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से समझाया था, और अंत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो है कोई संतोषजनक प्रमाण है ही नहीं, यानी एक ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे हम यह दावा कर सके कि इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण है तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए जितने भी इतिहासकार हैं, सभी इतिहासकारों में हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में क्या रहे हैं, तो मतभेद रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं प्रमाणों में से कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिसे देख करके, जिसे पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि इन्हीं कारणों से क्या हुआ होगा, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। जैसे नंबर 1 पे आता है आपका बाढ़। क्या आता है, बाढ़। ठीक है, चूंकि देखिए जो हड़प्पा जो सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता वो नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो जिस कारण नदी में, जैसे नदी कौन हो गया, रावी नदी हो गया, ठीक है, सिंधु नदी हो गया, सिंधु तो मुख्य आपका नदी था, सिंधु हो गया हड़प्पा के, सिंधु हो गया मोहनजोदड़ो के किनारे, और रावी हो गया हड़प्पा के किनारे। रावी भी सिंधु का सहायक ही नदी था, क्या था, तो सहायक नदी था। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो सभ्यता, जैसे इधर रावी पर चेनाब, ठीक है, तो नदी के किनारे स्थित था, तो जिस कारण नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था। अब हमको कैसे पता चला कि बाढ़ आता था, क्योंकि मैंने देखा कि जो हड़प्पा जो सभ्यता था, तो हड़प्पा वासी क्या बनाते थे, तो बांध बनाते थे। अभी मान के चलो ये रेड वाला नदी है, ये साइड से हम दोनों बांध खड़ा कर दिए। अब बांध कोई क्यों बनाएगा, तुम क्यों ये बांध बनाओगे, जाहिर सी बात है भाई, बाढ़ आता है तभी तो बांध बनाए ना। तो इसी बांध को देख करके हमें यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आता होगा, और अंत में ये लोग बाढ़ को नहीं झेल पाए हैं, न होंगे, तो जिस कारण बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो पहला बाढ़ हो गया। उसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरा आपका हो गया जलवायु परिवर्तन। क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ, तो विकसित होने के क्रम में हड़प्पा वासी जो भी अपने आवश्यकता के लिए वस्तु बनाते थे, चाहे घर हो गया, ठीक है, या कृषि या किसी भी प्रकार का आवश्यकता के अनुसार वस्तु बनाते थे। जैसे चौकी हो गया सुतने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी हो गया, छत के लिए वो उस समय भी लकड़ी लगता था। तो ये लोग क्या किए होंगे कि लकड़ी यानी पेड़ पौधे को अंधाधुंध तरीके से काटे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से अनेक प्रकार का वस्तु तैयार होता है। तो पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई के कारण जो है इस सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिस कारण जो बारिश होता है, बारिश होना बंद हो गया होगा। अब बारिश बंद होने के कारण जो नदी है, नदी सूख गया होगा। अब जब नदी सूखेगा तो सिंचाई हो पाएगा, सिंचाई नहीं हो पाएगा तो कृषि नहीं हो पाएगा।
कृषि नहीं हो पाएगा तो लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, जब खाना नहीं मिलेगा तो लोग छोड़ करके चल जाएगा। तो इस कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन आपका हो गया होगा। ठीक है, तीसरा में आपका आ जाता है महामारी। अब देखिएगा जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो भी नरकंकाल मिले थे, ठीक है, ऐसा जब जांच किया गया उन नरकंकालों को तो पता चला कि वे लोग मलेरिया से ग्रसित थे। किस बीमारी से? तो मलेरिया। ठीक है, और उस समय मलेरिया एक प्रकार का महामारी रहा होगा। महामारी का मतलब एक ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे कोरोना। कोरोना का इलाज है? नहीं है ना, इसलिए कितना लोग कोरोना से मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। उसी प्रकार जो आपका उस समय महामारी था, महामारी कौन? तो मलेरिया। तो मलेरिया के कारण बहुत सारे लोग मर गए होंगे, और जो शेष जो लोग बच गए होंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, वो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके कोई और सभ्यता या किसी और जगह पर जाकर के बस गए होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है बाहरी सभ्यता, बाहरी आक्रमण। अब देखिए हड़प्पा जो सभ्यता था इतना विकसित था कि हर कोई इसे लूटना चाहता था, तो जिस कारण आर्य आए और आर्य इसे लूट दिया। आर्य ने जो है वह हड़प्पावासी को मार दिया होगा, काट दिया होगा, और काट करके इसको लूट लिया होगा। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। अतः इन जो उपर्युक्त जो हम 4 कारण बताए हैं, तो 4 उपर्युक्त कारण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जब आपको लघु में पूछे तो आपको बाढ़ को, महामारी को, वायु आक्रमण को, जलवायु को डील नहीं करना है, बस 4 पॉइंट लिख करके छोड़ देना है। क्या करना है? 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, डील नहीं करना है। 2 नंबर में दीर्घ में आएगा तो डील कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? तो उत्तर देखिए इस प्रकार से देना है। पहले तो इतना तो फिक्स है, लघु में हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। आपको सिर्फ बाढ़, महामारी, वायु आक्रमण, जलवायु परिवर्तन लिख देना है। मैंने आपको अभी तुरंत बाढ़ बताया, समझाया। ठीक है, तो बाढ़ में मैंने क्या समझाया? ये तो मैंने समझाया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति होती थी, इसलिए वे मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का परीक्षण के पश्चात, यानी जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं से शिकार हुए होंगे। इस बीमारियों के कारण ही अनेक जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। हम लोग क्या तो अनुमानित ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायु आक्रमण, मतलब बाहरी आक्रमण। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुए होंगे, वहां के लोगों की हत्या कर दी गई होगी, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। जलवायु परिवर्तन भी मैंने समझाया था। आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियाँ सूख गई होगी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, पतन हो गया होगा, पतन हो गया 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लघु में पूछेगा 4 पॉइंट लिख देना है, डील नहीं करना है। दीर्घ में आएगा तो 4 पॉइंट लिख करके इसी प्रकार से डील कर दीजिएगा, यानी डील मतलब लिख दीजिएगा, तो 5 में 5 चल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, निकल करके आता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। मैंने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में समझाया था कि नहीं समझाया था? बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपको कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला विशेषता क्या था? तो इसका नगर निर्माण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला विशेषता ही था नगर निर्माण। इस नगर निर्माण में भी अनेक विशेषता था। जब भी कोई नगर बनाया जाता था तो सबसे पहले उस नगर का क्या किया जाता था? योजनाबद्ध किया जाता था। यानी कि पहले लोग विचारते थे दुर्ग में बैठ करके किस प्रकार से हमको नगर बनाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाता था सड़क। वे लोग सड़क को मुख्य पॉइंट रखते थे कि सड़क सीधा होगा एकदम। जब सीधा होगा तो क्या होगा? जहां मिलेगा तो समकोण बनाएगा। ठीक है, सड़क के किनारे नाली होगा, नाली को चट्टान या शिलाओं से ढक दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जल निकासी यानी नाली को समय समय पर साफ किया जाएगा। तीन टाइप का नाली होगा, छोटी नाली, मेजली नाली, बड़ी नाली। बड़ी नाली के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो बड़ी नाली के माध्यम से आपको गंदी पानी को सड़क के बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा किला बंद था, नगर को किला बंद आपको कर दिया गया था। तो इस प्रकार से अन्य बहुत ज़्यादा विशेषता था। इसके अलावा वो जो सबसे ज़्यादा विशेषता था स्नानागार, हर एक नगर में स्नानागार उपलब्ध था, लेकिन जो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में। तो इस प्रकार नगर नियोजन होता था, ठीक है। अन्नागार भी बनाया जाता था अन्न को रखने के लिए, जो कि टैक्स के रूप में लिया जाता था, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग उत्तर पर आते हैं, आप लोग आसान भाषा में समझ ही गए होंगे। तो उत्तर देखिए इस प्रकार से है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था। मैंने आपको बताया था कि रेगुलर क्लास में कि दुर्ग क्या होता है, जिसमें बड़े बड़े आम भाषा में कहे तो अभिजात वर्ग के लोग बैठ करके राय विचार करते थे, ठीक है। मैंने बताया था अभिजात वर्ग के क्या होता है, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमानों पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंट से ही आपको रोड बनता था, ठीक है। खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता कुछ इस प्रकार है, जैसे सड़कों का प्रबंध मैंने बताया, नालियों का प्रबंध मैंने बताया, दो स्तरीय नगर। अब जो भी नगर बनता था तो दो स्तर का बनता था, एक ऊपरी सतह का, एक निचली सतह का। ऊपरी सतह में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, यानी अमीर वर्ग के लोग, जैसे व्यापारी हो गया, जमींदार हो गया, शासक वर्ग हो गया। जबकि निम्न वर्ग में सेवक रहता था, मजदूर रहता था, किसान रहता था, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार इत्यादि था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं। मैंने आपको अभिलेख अच्छे से बताया था कि मैंने बताया था पत्थर अथवा धातु, ठीक है। पत्थर अथवा धातु पर, ये मान के चलो पत्थर है अथवा धातु है, इस पर खुदेर करके हम क्या कुछ लिखेंगे, पाठन सामग्री कुछ लिखेंगे। जब पाठन सामग्री लिख देंगे, चाहे धातु हो पत्थर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग अभिलेख बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे अशोक के टाइम में स्तंभों पर लिखाया गया था, जैसे मुद्रा में जो लिखा गया वो भी आपका है ना क्या अभिलेख ही है। दीवारा पर जो लिखा गया वो भी अभिलेख है। शिलाओं पर लिखा गया वो भी आपका अभिलेख ही है। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। ज़्यादातर अभिलेख दीवारों, मुद्राओं, स्तंभों, शिलाओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, उल्लेख करें। अभिलेखों के महत्व का उल्लेख करें। मैंने आपको बताया था, अभी तुरंत अभिलेख बताया। तब देखिए, इतिहास अध्ययन में अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतिहास अध्ययन में अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं अभिलेखों के कारण ही तो आज हम मौर्य काल के बारे में जान चुके हैं। मौर्य काल का सबसे शक्तिशाली सम्राट यानी कौन, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक के बारे में इतना कुछ हम लोग कैसे जान पाए हैं, अभिलेख के ही कारण। सम्राट अशोक ने क्या किया था, तो अनेक प्रकार का अभिलेख लिखवाए थे। वे गुहालेख, अभिलेख के अंतर्गत देखिए बहुत आता है। गुहालेख, मैंने ये गुहालेख आता है, ठीक है। स्तंभ लेख आता है, शिला लेख आता है। ये सारा का सारा प्रमाण तो हमें देखिएगा अशोक ने लिखवाया था। अब इसी अभिलेख को हम पढ़ेंगे तो क्या अशोक के बारे में भली भांति जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। तो जब हम इसी अभिलेखों को पढ़ेंगे तो तत्कालीन यानी उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हम बातों को जान पाएंगे और उन्हीं बातों के आधार पर हम एक नया इतिहास का रचना कर पाएंगे। इसलिए इतिहास अध्ययन में अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से हो जाएगा। वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधन आदि के बारे में लिखवाते थे। मौर्यकालीन शासक अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में पत्थर तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे। अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म के प्रचार के उपाय, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। अब जो भी अभिलेख में क्या आपको दर्ज हुआ था, मतलब कि शासक जो है
अपना विभिन्न क्रियाकलाप दर्ज किया था। जैसे अशोक ने किस प्रकार धर्म को अपनाया, ठीक है, किस प्रकार बौद्ध धर्म का को प्रचार प्रसार किया था। तो अभिलेख के माध्यम से हम जान पाए, तो इन्हीं के माध्यम से तो हम तो एक इतिहास का रचना कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो भी विकास किया वे कांसा के मदद से विकास किया। कैसे, तो कांसा एक प्रकार का धातु था। कांसा धातु कैसे बनता था, तो कांसा धातु बनाने के लिए तांबा और टीना, जो तांबा धातु होता है, टीना धातु होता है, इसको पिघला देता था। पिघला करके दोनों को मिला करके एक नया धातु तैयार होता था जो कांसा बनता था। हड़प्पा वासी जो लोग थे उसे लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान था वो था तांबा का। ठीक है, तांबा का था, टीना का, दोनों को पिघला करके कांसा बना दिया। अब हड़प्पा वासी अपने आवश्यकता के लिए जो भी वस्तु बनाता था, जैसे मूर्ति, ये भी कांसा का बनाता था। कृषि सामग्री पदार्थ, ये भी कांसा का बनाता था। ठीक है, उसके बाद बर्तन हो गया, ये भी कांसा का बनाता था। यानी हड़प्पा वासी अपना आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री होता था वह कांसा का ही बनाता था। इसलिए इस कांसे का हड़प्पा सभ्यता में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, तो कुछ उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा के अवशेषों में कांसों का बना हुआ इक्का मिलता था। ठीक है, जिससे इस युग में इक्के का प्रयोग होता था। कांसों का प्रयोग मानव जीवन में पशु मूर्तियां, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन एवं कृषि सामग्री, अनेक प्रकार की सामग्री बनाई जाती थी। ये लोग धातु को पीट करके चादर बनाने की कला से परिचित थे, यानी कि चदरा। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। मैंने बताया था कि कैसे तांबा बना। ठीक है, चूंकि कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके, उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किए। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। मैंने आप सभी को स्नानागार के बारे में मैंने बताया था कि देखिए, स्नानागार यूं तो सभी शहरों में मिला था, लोथल में भी मिला था, कालीबंगा में भी मिला था। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला वह आपको कहाँ मिला, तो वो आपको मिला था हड़प्पा में। ठीक है, स्नानागार मतलब नहाने का जगह। ठीक है, अब ये जो स्नानागार था, यह स्नानागार ईंटों का बना हुआ था। नीचे इसका जो चबूतरा था ईंट का प्रयोग था। स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ था दोनों साइड से। ठीक है, स्नानागार में पानी रह सके इसके लिए बगल में कुआं बना हुआ था। अब देखिए, सब कोई स्नानागार में नहाएगा तो पानी गंदा होबे नहीं करेगा। अब पानी गंदा होगा तो उस समय तो मोटर था नहीं, तो गंदा पानी को निकालने के लिए बगल में नाला बना हुआ था। क्या बना हुआ था, तो नाला। ठीक है, ये हो गया, मान के चलते नाला, ये नाला हो गया। तो नाला के माध्यम से गंदा पानी को निकाल दिया जाता था। अब गंदा पानी निकल गया तो स्वच्छ पानी कैसे आएगा, इस कुआं के माध्यम से स्वच्छ पानी आपको डाला है ना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो स्नानागार था। अब लोग नहा लेगा तो कुछ आराम करेगा, कपड़ा उपड़ा महिला बदलेगी, तो इसके लिए बगल में क्या था, तो आपको कक्ष बना हुआ था, ढेर सारा कक्ष कपड़ा बदलने के लिए, जिसमें महिला लोग या पुरुष लोग अपना कपड़ा उपड़ा बदल सके। ठीक है, बगल में क्या था, तो बगल में एक भवन था, विशाल भवन था, जिसमें लोग आराम है न कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो स्नानागार था वो क्या था, तो सार्वजनिक था, यानी सबके लिए था। ठीक है, अब इतना सारा कपड़ा बदलने के लिए कक्ष था तो सबके लिए होगा तभी तो ना, सरकारी टाइप का होगा तभी तो ना, किसी का पर्सनल होगा तो क्या गो कपड़ा बदलने वाला का कक्ष बनाएगा, एगो ना बनाएगा, दूगो ना बनाएगा, हजारों, ये 10 को 15 को थोड़ी बनाएगा। ठीक है, तो इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्नानागार था वो सार्वजनिक था, यानी सबके लिए था। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु सभ्यता घाटी का एक अद्वितीय नमूना है। अद्वितीय नमूना है मतलब कि आश्चर्यजनक था। जैसे ताजमहल आश्चर्यजनक है ना, उसी प्रकार उस समय का ये जो नमूना है वो आश्चर्यजनक है। ठीक है, नमूना कौन, तो यह स्नानागार। ठीक है, यह स्नानागार एक चबूतरे पर बना है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, बगल में कुआं है, ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नानागार में ऊपर एक कमरा बना हुआ है जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार का उपयोग
प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था, यानी विशेष अवसर पर, जैसे कोई मेला वेला लगा, कुंभ का मेला लगा, आम भाषा में हम कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, ठीक है। इतिहासकार मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। जो इतिहासकार जो मार्शल था वो इसे क्या बताया था, विश्व का अद्वितीय नमूना उस समय का बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार के विषय में लिखिए। अन्नागार मतलब अन्न रखने का जगह, ठीक है। कर के रूप में अन्न हड़प्पावासी लेते थे और बहुत कोई घर में भी अन्नागार था अन्न रखने के लिए, ठीक है। तो उत्तर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का अत्यधिक महत्व है। इस अन्नागार में उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा एवं 22.800 मीटर चौड़ा का एक अन्नागार मिला है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। किस कोटि का था, तो उच्च कोटि का था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। जल निकास प्रणाली का मतलब क्या, जल, जैसे कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर था, ठीक है, घर में जो इस्तेमाल, मतलब कि घर में जो भी पानी इस्तेमाल होता था, चाहे नहाने के लिए होता था, बाथरूम के लिए होता था, खाना बनाने के लिए होता था, कपड़ा धोने के लिए होता था। अब ये जो गंदा पानी है वो गंदा पानी घर से निकल करके छोटी नाली में जाता था, छोटी नाली से मध्यम नाली में, मध्यम नाली से होते हुए मध्यम नाली से बड़ी नाली, और बड़ी नाली के माध्यम से जो गंदा पानी होता था नगर के बाहर आपको चला जाता था, ठीक है। इस नाली को बनाने के लिए क्या किया जाता था, तो ये इस नाली को बना करने के बाद इस नाली को शिलाओं या चबूतरे से ढक दिया जाता था, ठीक है, जिससे गंदगी आपको नहीं फैले। देखिए हड़प्पावासी कितना स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। हमारे मोहल्ले में जितना भी नाली है सब अभी तक खुला हुआ, अभी तक खुला हुआ। इसलिए तो हम कहते हैं कि आज के सभ्यता से बेहतर हड़प्पा सभ्यतावासी थे, बेचारा एकदम स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, ठीक है। अब ये जो नाली था, ये नाली को समय समय पर साफ भी किया जाता था। ऐसा नहीं कि मान चलो एक बार साफ कर दिया आप 10 साल बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। नाली का जो साफ सफाई के लिए समय समय पर मतलब कि समुचित व्यवस्था था, समय समय पर नालियों को साफ किया जाता था, ठीक है। तो उत्तर देखिए इस प्रकार से आपको आएगा। सिंधु सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। गंदे जल की निकासी के लिए सारे नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। लगभग सभी नगरों में छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार था। कालीबंगा में अधिकांश घरों में कुएं थे। घरों का गंदा पानी बहकर गली की नालियों में जाता था, फिर छोटी नालियां से बड़ी नालियों में मिलती हुई, जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। सारे नगर का गंदा पानी इन नालों के द्वारा नगर के बाहर ले जाया जाता था। नालियों में बड़ी बड़ी ईंटों तथा पत्थरों की शिलाओं से ढक दिया जाता था और समय समय पर इसकी सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई साधनों का वर्णन करें। मैंने आपको ये भी आपको बताया था कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते थे, नहरे का, कुएं का, जल संग्रह का। वे जल को एकत्रित करके इस प्रकार से हड़प्पा वासी क्या करते थे, तो सिंचाई करते थे, ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधन में नहरे, कुएं और जल संग्रह का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में सिंचाई के लिए कुएं का ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जिसमें फसलों का समुचित विकास होता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक और विशेषता था, वह विशेषता था सड़क। हड़प्पा सभ्यता में कुल मिलाकर के 3 टाइप का सड़क देखने को मिला है। जो सबसे, अब देखिए सड़क जो होता था कच्ची और पक्की दोनों होता था। पक्की सड़क जो कि ईंटों का बना हुआ था, ठीक है, और जो पक्की जो सड़क था, सबसे ज़्यादा चौड़ा वाला जो सड़क जो निकला उसका चौड़ाई था 9.15। कितना था, 9.15। ये सबसे ज़्यादा चौड़ाई था। इतिहासकारों ने इतना चौड़ाई देख करके इसे क्या कहा, इसे कहा राजपथ, यानी हड़प्पा सभ्यता का ये सड़क राजपथ रहा होगा, ठीक है। और एवरेज जितना भी सड़क था वो 2.75 से लेकर के आपको 3.66 के बीच में रहा था, जिसे जो मुख्य रूप से क्या था, तो जो मुख्य रूप से एक टाइप का कहिए कि गली था आपका, ठीक है। तो उत्तर हम इस प्रकार से देख लेते हैं। हड़प्पा, अब देखिए अब ये जो सड़क था, ये सड़क का खास बात ये था एकदम सीधी होता था।
सीधी होने के कारण सड़कें जहां मिलती थी तो समकोण बनाती थी, क्या बनाती थी, समकोण बनाती थी। सीधी होने का बहुत कारण था, पहला बात तो यातायात में साधन था, यानी कि बेहतर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, हल्का सा हवा चलता था तो सड़क स्वतः साफ आपको हो जाता था, ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसके सड़कें थी। यहाँ की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा। आपको पता ही होगा पुरातत्वविद क्या होता है, ठीक है। इस सभ्यता की अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। गलियां 4 फीट तक चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी। इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है। साफ सफाई पर एक लोग एकदम ध्यान देते थे, ठीक है, एकदम, ठीक है। अभी वो बहुत दो प्रश्न छूटा हुआ, देख रहे हैं कितना प्रश्न है। आपको पता चल रहा है कौन MBBI है कि कौन BBI। हम तो सब्बे उठा करके धर दिए, हम तो सब्बे समझाएंगे पूरा का पूरा, एकदम चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन ही समझा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन MBBI है कौन BBI, आप रटते जाइए। इसलिए कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए पेड कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी का जीता जागता प्रमाण सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था। हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक क्षेत्र में खुदाई किया। खुदाई करने के बाद, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खंडर था वो पूरा का पूरा मिला, हड़प्पा मिला। और इतिहास का नियम है, यदि उस सभ्यता का नामकरण में दिक्कत हो तो जो सभ्यता जहां पर मिला है उसी सभ्यता के नाम पर उसका नाम हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम आगे चल करके हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया और नगरीय सभ्यता को प्रकाश मिलाया। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि सब एक ही है। हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, पढ़ा गया है, आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि हड़प्पा जो लिपि या किस प्रकार का है तो भावात्मक टाइप का है, ठीक है, यानी भाव चित्रात्मक टाइप का है। क्योंकि इसमें आपको एक चिन्ह देखने को मिलेगा, जैसे अनाज हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया, मतलब पंछी का चिन्ह है, पक्षी का चिन्ह है, अनाज का चिन्ह है, पशु का चिन्ह है। इस प्रकार से चिन्ह के रूप में इसको संकेत किया गया है, इसलिए यह भाव चित्रात्मक लिपि भी इसे, यानी इन्हीं चित्रों की, इन्हीं चिन्हों के आधार पर इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लिपि था, ये लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। कहाँ से कहाँ, तो दाएं से बाएं आपको लिखा जाता था, ठीक है। और इस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अक्षरों को चित्र अथवा चिन्हों के माध्यम से दर्शाया गया है, विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि धोलावीरी की है, ठीक है। सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक हैं, अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक साक्षरता विद्यमान, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रश्न आज हमको समझाएं। जबकि प्रश्न देखिए 1 से 6 तक है गैस क्वेश्चन में, और इसी में से MBBI भी दिखेगा, BBI भी दिखेगा, ठीक है। सोच सकते हैं कितना कम है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अवश्य रूप से पेड को ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 1000 लगेगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 150 45 52। यदि आप ज्वाइन कर जाएगा, ज्वाइन करने के बाद ही आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, PDF फाइल में सारा नोट्स दिया जाएगा, PDF फाइल में गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, PDF फाइल में ही आपको वस्तुनिष्ठ भी दिया जाएगा, PDF फाइल में ही आपको आंसर भेजा जाएगा, ठीक है।